हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी में आप जॉब चाहते हैं, तो आपको ये 5 मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कि जब उन्हें ग्रुप डी की जॉब लग जाती है, मैं कंपनसेट ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सीधी भर्ती देके एग्जाम देके आपने ग्रुप डी का एग्जाम निकाला है और ग्रुप डी में आप कुछ बने हैं, तो सबसे पहली आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। यदि आपका सिलेक्शन 10+ ITI बेसिस पे हुआ या आपने 12th कर रखी है तब फिर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको जो अपनी स्टडीज़ है, फर्दर स्टडीज़ है, वो कंटिन्यू रखनी है। आपने ग्रेजुएशन करना है, फिर पीजी करने का ट्राई करना है और साथ में कोई और भी डिप्लोमास कर सकते हैं तो वो करने का ट्राई कीजिएगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं जब उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो निश्चित होकर बैठ जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब ठीक है, टाइम पास होता रहेगा, जो भी है बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जो एक एग्जामिनेशन होता है रेलवेज के अंदर और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि उसके अंदर लिमिटेड जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो बाय प्रमोशन एग्जाम देके, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके प्रमोशन ले सकते हैं बहुत जल्दी टाइम में। यदि एक ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, वो ग्रुप डी से लगता है तो ग्रुप डी से रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन आप यदि LDC का एग्जामिनेशन दे देते हैं या GDC का एग्जामिनेशन दे देते हैं तो आप कुछ टाइम के अंदर ही ग्रुप C में आ जाते हैं, यानी आप सीधे क्लर्क या फिर SM वगैरह बन सकते हैं। यदि रेलवे की हम बात करें तो आपको ट्राई करना है LDC का जो भी एग्जाम पैटर्न आता है, जो भी सिलेबस आता है, वो आपको देखना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तीसरी गलती आपको नहीं करनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको ड्यूटी दी गई है ग्रुप डी के किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन हो, ट्रैकमैन हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपको ट्राई करना है कि आपको आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं करनी है, कोई भी प्रकार की गलती या भूल या चूक नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो जाता है आपकी सर्विस बुक्स में और जो ACR होती है उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तब इस पर इसका गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यदि आपकी सर्विस बुक अच्छी है तो उसके पॉजिटिव नंबर जाते हैं, और यदि आप पे कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है या आपको मेजर या माइनर कोई भी पनिशमेंट मिली है, कभी भी आपको चार्जशीट मिली है, तो उसके नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं, मे बी 2 या 3 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। तो आपको ट्राई करना है, नेग्लिजेंस आपको कोई नहीं करनी है। और आज के टाइम ऐसा है कि एक रूल आया है, आई हैव टू रीड, मैं भूल गया हूँ, FR का कोई रूल है, वो आर्टिकल 311 से रिलेटेड है कि किसी भी कर्मचारी को जिसकी उम्र 55 साल हो चुकी है और जिसकी सेवा 30 साल की हो चुकी है, उसको सरकार रिटायर कर सकती है। किस ग्राउंड पे? पब्लिक वेलफेयर के ग्राउंड पे, या मतलब लोक हित में उस व्यक्ति को रिटायर्ड किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उसको रिटायर्ड किया जा सकता है। और ये रिटायर्ड क्यों हो रहे हैं? जिन्होंने ज़्यादा छुट्टियां ले रखी है, जिन्होंने करप्शन कर रखा है, जिन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, जिनको मेजर पनिशमेंट मिली है, जिन्हें माइनर पनिशमेंट मिली है। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आपको SF5 में या कभी भी आपको चार्जशीट मिलती है, सो यू हैव टू रेज अपील, हमेशा अपील कीजिए। मैं काफ़ी एम्प्लॉयज़ को जानता हूँ, लेबर लॉ में हमारे सीनियर एडवोकेट थे, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, कि वो अपील ही नहीं करते, काफ़ी एम्प्लॉयज़ अपील नहीं करते हैं। यू हैव टू रेज अपील आपको हमेशा करना है। चौथी चीज़ आपको नहीं करनी है ग्रुप डी में काम करते हुए या ग्रुप C में इनिशियल जो ईयर्स होते हैं, आपको यू डोंट हैव टू बाय अ कार, आपको कार कभी नहीं लेनी। आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है 18,000 रुपये, ग्रुप डी में आप आते हो तो, और ग्रुप C में लेवल 2 में तो 19,900 बेसिक होगी, और लेवल 3 है तो 21,000 के आसपास बेसिक होगी। 21,000 बेसिक यानी आपकी सैलरी अराउंड बनती है 30-32,000 रुपये, सारे अलाउंसेस HRA DA वगैरह जोड़ भी लें। 30,000 में जो बच्चे आजकल नए लगते हैं वो कार ले लेते हैं, तो 15,000 उसकी EMI जा रही है, मेंटेनेंस जा रहा है, उनके पास एंड में कुछ नहीं बचता। फिर वो लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो फिर उसके अंदर वो ट्रैप में फंस जाते हैं, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको शुरू के 5 से 7 साल ये गलती कभी नहीं करनी है। 5वीं मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि आपको फालतू खर्चे नहीं करनी है। व्हेन यू रिक्रूटेड इन गवर्नमेंट सर्विस, वेदर इट इज अ ग्रुप डी और ग्रुप C, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सेविंग नहीं करते। जो 2004 से पहले वे लगे हुए लोग हैं, उनको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो रिटायर्ड होंगे सो दे विल गेट अ पेंशन। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, OPS के माध्यम से उन्हें पेंशन का नाम मिल जाएगा। लेकिन जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, नए कर्मचारी हैं, जिनका रिक्रूटमेंट, जिनकी भर्ती 2004 के बाद से हुई है, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जो पेंशन मिलेगी उनके है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इस पेंशन की स्कीम में आपको कोई निश्चित पेंशन नहीं दी जाएगी। जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका 40% आपको एन्युटी मिल जाएगी। एन्युटी का ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा आफ्टर 10, 15, 20 ईयर, जब भी आप रिटायर्ड होंगे। तो वो पैसा आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा, उससे आपका कुछ नहीं होना। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, यू हैव टू बाय शेयर्स, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी छोटा मोटा सेविंग करके। आपको लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है, आपको
मकान भी लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, टैक्स सेविंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईएमआई रेंट में क्या डिफरेंस पड़ रहा है। तो आप सारे डिसीजन लें ग्रुप डी में लगने के बाद तो बड़ा सोच समझ के लें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।